Namrata Hazare, do you have any relation with Anna Hazare? No, not at all. They are totally two different identities. तो आपने शायरी की किताब लिखी है, इसमें हिंदी भी शायरी है, इंग्लिश भी शायरी है। तो मुझे लगता है शायरी को समझना नहीं चाहिए या समझाना नहीं चाहिए, सुनानी चाहिए। तो कोई एक शायरी आप सुना सकेंगे? श्योर। ठीक है, आई विल जस्ट स्टार्ट। ज़माना कहे तू नहीं काबिल, ज़माना कहे तू नहीं काबिल। ज़माना कहे तू नहीं काबिल। हाँ, मुकाम जो किया हासिल, मुकाम जो किया हासिल। कतराए हुए हैं लोग यहाँ, कतराए हुए हैं लोग यहाँ। हुनर देख जो तुझ में शामिल। तो ये जो आपने हिंदी और उर्दू की ब्लेंड बना के पोएम लिखी है, सवाल ये उठता है कि आपके हु आर योर फेवरेट पोएट्स, हु इंस्पायर्स यू टू राइट like this? First is respected Gulzar sir and Mirza Ghalib. So in Hindi Premchand, in English Shakespeare. So I am like having a blend of ऐसे कि मतलब इस सारे लोगों का एक आप बोलते हो ना कॉन्कॉक्शन मिला के ये लोगों ने मुझे वो इंस्पिरेशन दिया है। और उर्दू जैसा कि मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू, हालांकि मैं तो ये फॉन्ट कैसे हो पाई? जैसे व्हाई डू यू थिंक कि आपको उर्दू कहाँ से मिली? जैसे कि देखिए अभी ये मिर्ज़ा गालिब सर के ऐसे कुछ शायरी लाइन्स है जो मुझे अभी फ़िलहाल तो याद नहीं है, मगर मैंने कहीं पे पढ़ा है उनके कुछ, जैसे कि कमाल की होती है या फिर उनसे मोहब्बत जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं लिखा होता, ये गुलजार सर का है। तो ये मुकद्दर एंड ये जो कमाल की मोहब्बत होती है, ये सारी जो वर्ड्स है उर्दू के, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि आप किसी अलग ही जैसे कि दुनिया में आए हो। आपकी किताब का नाम है मेरी लफ्ज़ जी। और नम्रता के बारे में एक बात बताएं कि आजकल कैंसर एक एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। हर परिवार में, हर एक्सटेंडेड परिवार में एक हम शख्स को जानते हैं जिनको कैंसर हुआ है। तो उनकी जर्नी कैसी रहती है? वो सक्सेसफुली उस डिज़ीज़ को पार करके ओवरकम करते हैं। उनकी कहानी हम कभी आपस में बात नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि एक इंटरव्यू चैट के ज़रिए ये हमें मालूम चले कि जिसको कैंसर हुआ है उसके अंदर क्या गुज़रा, उसकी लाइफ जर्नी उस दौरान कैसे गुज़री। तो नम्रता, आपने कैंसर बहुत रिसेंटली फेस किया है, 1 साल पहले। आपको पता कैसे चला? फर्स्ट टाइम हाउ डिड यू कम टू नो दैट यू हैव कैंसर? ओके, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे आई वाज अटेंडिंग फॉर अ बिजनेस मीटिंग एंड सडनली लाइक आई गॉट सम काइंड ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो मेरा वेट काफ़ी गिरने लगा। तो मुझे तो नहीं पता, मतलब ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो कुछ बहुत टेंशन वाली चीज़ है। मैं सोचा कि यूजुअल थिंग है, बिकॉज कभी कभी हम लोग कम खाना खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, वेट ना बढ़े, वेट ना मैनेज करे, तो वैसे वेट मैनेज करें। तो फिर मॉम को एक्चुअली पता नहीं कैसे क्लिक हुआ। मॉम ने एक दिन मुझे देखा, आई वॉज वेयरिंग फॉर्मल्स एंड गोइंग फॉर ए मीटिंग, तो मॉम बोली कि तेरे चेहरे पे ना भी वो चार्म नहीं है। मैंने कहा सॉरी मम्मा, मैं समझी नहीं। तो मम्मा मुझे बोली कि तू मुझे ऐसा लगा कि तू वेट बहुत लूज़ करते जा रही है। मैं बोली मम्मी यूजुअल है, मैं लाइक अपना जैसा नॉर्मल फूड है वो खाती हूँ, और तो मतलब यू नो इट कि मैं नॉर्मली करके थोड़ा भागा दौड़ी है कुछ है, तो स्ट्रेस से शायद ऐसा लग रहा होगा। तो फिर ऐसे बोलते बोलते एक 7 डेज़ हो गया एंड मॉम बोली कि नहीं मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, ब्लड चेकअप करवा ले। देन आई वॉज वेरी रिलक्टेंट। मैं बोली कि क्यों ब्लड चेकअप कराना है? छोटी सी लाइक मैंने मतलब खाना नहीं खाया, शायद इसलिए वेट लॉस ही तो हुआ है, और कुछ सिम्टम्स मुझे आ नहीं रहे। तो मम्मी नहीं, थोड़ा तेरा रंग भी ब्लैक हो गया है, थोड़ा तेरा मतलब जो चिज़ल्ड फेस हो गया है, जबकि तो पहले बहुत प्लम्प थी। क्योंकि मैं मॉम के पास शिफ्ट हुई थी लास्ट ईयर में 2023। तो फिर तब मॉम ने मुझे वो 8-9 मंथ्स देखा है कि आई वॉज वेरी गुड प्लम्पी, लाइक अच्छी थी मैं। तो तब भी मेरा लाइक मीटिंग्स एंड ऑल कर रहे थे, अचानक से लाइक उनको डिफरेंस लगा। तो मैं भी ठीक है। अभी मैं, मेरी जो एल्डर सिस्टर है, शी ऑल्सो लाइक मेरी रियल सिस्टर है, तो वो भी मुझे बोली कि हाँ मम्मी जो बोली राइट है, तो एक बार ब्लड चेकअप करवा ले। तो लाइक दोनों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा आप बोलोगे ये था कि तुझे करवाना ही है। तो मैं भी ठीक है, परसुएशन हो रहा है तो मैं करवा लेती हूँ। सो आई वेंट ओवर देयर, आई डिड अ नॉर्मल ब्लड चेकअप एंड आई केम बैक। तो उस दिन इवनिंग में रिज़ल्ट आने वाला था मेरा टेस्ट का। नॉर्मल ब्लड चेकअप में हेमोग्लोबिन कम आया, जैसे कि 10 आया, जो
मतलब डॉक्टर की नज़र में 12-14 होना चाहिए फीमेल्स में, तो मेरा 10 था। तो मैं डॉक्टर मुझे पहले से पता है कि HB मेरे बॉडी में कमी है। तो ESR होता है वो एक एरिथ्रोमाइसिन सेडिमेंटेशन रेट, जो आपके बॉडी में कितना इन्फेक्शन है। डेली आप कुछ भी खाते हो, बाहर का जंक फूड्स, या फिर आप समझो कि आपने कुछ स्ट्रेस लिया, कभी आपने ज़्यादा पानी नहीं पिया, समथिंग लाइक दैट, तो वो ESR भी टेस्ट होता है। तो मेरा इसमें वो 100 के ऊपर था, यानी 109। तो वो काफ़ी अलार्मिंग था उस टाइम पे। तो मॉम को लगा कि अभी 109 मतलब इसको ऐसा क्या क्रोनिक बीमारी होगी, बिकॉज हमारे केस में जिसको क्रोनिक होता है, फॉर सम पीपल जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, तो उनका 100 के ऊपर ग्राफ जाता है। तो मॉम को बहुत ये लगा, एंड फिर इमीडिएटली मुझे लेकर लाइक मेरे घर के पास ही डॉक्टर है अमृत हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेरा कैसा पहचाना, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड थे उनको डेंगू हुआ था उस टाइम पे, और डेंगू का ट्रीटमेंट अमृत हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड का हुआ था 2021 में। तो तब से वो डॉक्टर का मेरा पहचान था, डॉक्टर प्रमोद बहेकर। तो डॉक्टर मुझे बोले कि ना अगेन 2 साल के बाद अब आई हो। मैं बोले हाँ डॉक्टर, जस्ट ये साल ज़्यादा आ गया तो टेंशन आ गया, इसलिए मैं आ गई, और मैं सिस्टर भी थी साथ में। तो ये ऐसा हुआ कि आई नेवर थॉट कि मुझे कभी कैंसर होगा, एंड मैं ना मेरे फैमिली ने सोचा। तो डॉक्टर वॉज क्वाइट वरीड, जब वो देखा तो मुझे बोला कि मैं आपको एक कुछ टेस्ट सजेस्ट करता हूँ। मैं डॉक्टर क्या टेस्ट सजेस्ट करना है, बिकॉज नॉर्मल अगर HB लो है, सजेस्ट में सम टॉनिक्स और वाइटामिन, आई विल हैव दैट, और मेरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर को नहीं ना, मतलब आप शायद समझ नहीं रहे हो, मेरे एक्चुअली हेयर लॉस भी काफ़ी हुआ था, मगर मैं एक जनरल हर लड़की का बाल जाता ही है, तो मैंने उसको बहुत इग्नोर किया था कि यार ठीक है, तो ज़्यादा बाल जा रहा है तो ठीक है, मैं शायद स्ट्रेस ले रही होंगी, टेंशन, तो इसलिए जा रहा होगा। तो माई हेयर वॉज वेरी थिन। डॉक्टर ने कहा कि योर हेयर इज़ थिन, आपका वेट जल्दी जल्दी गिरा, मतलब आप समझो कि जैसे कि 1 महीने में मेरा 3 किलो धड़ाम से लूज़ हो गया। तो डॉक्टर मुझे बोला कि यू वर 57 और 56 एंड नाउ यू हैव कम टू 51, तो 6 किलो किसी का भी गिरता नहीं इतना जल्दी। तो ये अलार्मिंग, आपको कुछ लगा नहीं? मैं नहीं डॉक्टर, मेरी मॉम मुझे आज बोली तब जाके मुझे फील हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर बोला कि आई सजेस्ट टू डू पेट स्कैन। तो यहाँ पर लाइक मैं और मेरी सिस्टर काफ़ी शॉक में आ गए। पेट स्कैन, मैं बोली पेट स्कैन क्या है? मेरा भी फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पेट स्कैन क्या है। डॉक्टर ने कहा कि पेट स्कैन इज़ अ होल बॉडी स्कैन वेयर एवरीवेयर इनसाइड योर बॉडी देयर इज़ वन लिक्विड जो ड्रिप करते हैं, और वो ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। के लिए ये टेस्ट है? यस, पेट स्कैन सिर्फ कैंसर के लिए करते हैं। तो मुझे थोड़ा पता था, पेट स्कैन ऐसा एक वर्ड सुना था, बिकॉज मेरी जो मामी है, मेरी मॉम की जो भाई की मतलब सेकंड ब्रदर की वाइफ, मेरी मामी, उनको हुआ था स्टमक कैंसर। तो शी यूज्ड टू मेंशन कभी कॉल पे कि मैंने पेट स्कैन किया है। तो मैं बोली 1 मिनट, पेट स्कैन मतलब जो डॉक्टर बोला कि हाँ, जो कैंसर के लिए करते हैं। तो कल्याण में एक पेट स्कैन सेंटर है बेल बाज़ार में, आई डोंट रिमेंबर, ओम स्कैन या ऐसा कोई स्कैन सेंटर है। तो वहाँ पे मुझे भेजा, बोला आज का आज कराऊँ, आपको रिपोर्ट आ जाएगा कल मॉर्निंग तक, लेके मेरे यहाँ पर आ जाना। उसी रात आई एंड माई सिस्टर रश। मेरा बहुत पेनफुल प्रोसीजर है पेट स्कैन का, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है स्टार्टिंग में, वो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है डायरेक्टली बिलो योर एब्डोमेन। तो एकदम स्पाइनल कॉर्ड में डाल के आपको इंसर्ट करते, देन यू आर लाइक टोटली एनेस्थीसिया में रहते हो आप, आपको पता नहीं है। 2 आवर्स एक मशीन होता है विच कीप ऑन डिवॉल्विंग, और आपका पूरा बॉडी का स्कैन होता है 2 घंटा। तो उसका जो वो गामा रेज कहते जो होता है, वो आपके अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी बॉडी में एक रिस्क है कि आपको वो एक क्रोनिक बीमारी देगा। तो कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए पेट स्कैन के लिए। तो वो हुआ एंड आई केम बैक होम। आने के बाद ना कुछ खाना है, क्योंकि 4 घंटा आप एक कमरे में बैठे रहोगे आइसोलेट होके, बिकॉज जो रेज और रेडिएशंस आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके फैमिली तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इसलिए आपको एक सेपरेट रूम करके बिठा देते हैं। तो वैसे सब हुआ, तो वो मुझे काफ़ी अंदर से आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर इट। तो आई वॉज क्राइंग टोटली, तो बिकॉज आई वॉज ब्रोक डाउन, मैं काफ़ी शैटर हो गई थी जब मैंने ये सब, अभी ये शुरुआत था, अभी रिपोर्ट तो क्लियर आया भी नहीं था। फिर डायग्नोस हुआ कि आई एम हैविंग यूटेरिन स्टेज 2 कैंसर, यूटेरिन। तो मैं और मेरी सिस्टर लाइक वी वर टोटली एकदम ये हो गया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो गया, बिकॉज मुझे कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि चलो मैंने कुछ खाया हो, यू नो लाइक मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाती हूँ, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ जंकी, मैं टोटली होममेड फूड ही प्रेफर करती हूँ। और पता नहीं मुझे कैसे हो गया, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था।
फिर डॉक्टर वाई दिस हैपन, डॉक्टर बोला कि सिंपल है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, आपने शायद बहुत स्ट्रेस लिया होगा। मैं बोले हाँ डॉक्टर, स्ट्रेस तो हर कोई लेता है। नहीं, आपका बॉडी में स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक कॉर्टिजोल, एक स्ट्रेस हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और आपका सेल्स एबनॉर्मल हो गए, तो इसलिए आपको यू गॉट कैंसर। कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में होना था तो आपका वो यूटेरस में हो गया। एंड नाउ दैट इज़ ग्रोइंग वेरी स्लोली, उसका ग्रोथ बहुत स्लो है। वह नहीं डॉक्टर चलेगा, मैं इग्नोर करूँगी क्योंकि आई डोंट थिंक आप अगर मेडिसिन दोगे तो ठीक हो। डॉक्टर नहीं, इन योर केस यू नीड टू ऑपरेट बिकॉज अभी वो मैलिग्नेंट इज़ नॉट, मतलब नहीं लग रहा है कि मैलिग्नेंट है। तो ये सेकेंड स्टेज पे था कैंसर। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इग्नोर इसका मतलब ये एडवांस स्टेज में नहीं होता, ये अर्ली स्टेज होता है? नहीं, सेकंड स्टेज अर्ली स्टेज होता है, थर्ड स्टेज के बाद एडवांस होता है। अच्छा, तो थर्ड स्टेज तक जा सकता है, ये डर डॉक्टर को था कि क्योंकि वो स्लोली उसमें पायलअप होता है। वो जब मेरे को दिखाया उन्होंने यूटेरिन का एक्सरे वगैरह, तो उसमें काफ़ी थिक वो पायलअप हुआ था। तो डॉक्टर को कहा कि नहीं, मेडिसिन से नहीं जाएगा, यू हैव टू गेट ऑपरेटेड। तो या तो यूटेरस रिमूवल एक आपका चांस है, या तो फिर आप नहीं करवाना चाहते हो तो लीव इट ऑन ओन। तो विच डे ऑफ द ईयर एंड मंथ डिड यू कम टू नो कि ये पेट स्कैन का पेट स्कैन हुआ मेरा अप्रैल में, अप्रैल 25, और डॉक्टर ने मेरे को 7 डेज़ का गैप दिया सोचने के लिए कि आपका क्या रहेगा डिसीजन, बिकॉज उनको ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने थे। तो फोर्टिस का एक ऑन्कोलॉजिस्ट था और दूसरा एक था जुपिटर का। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे डॉक्टर के। तो वो डॉक्टर एक्चुअली बिकॉज ही इज़ ए मल्टी सर्जन, तो ही हैज़ विजिटेड लॉट मैनी, कि जुपिटर गए, फोर्टिस में गए एज अ फैकल्टी। सो आफ्टर 7 days या आफ्टर फ्यू डेज व्हेन डिड यू डिसाइड कि आप कैंसर ऑपरेशन तो करना ही तो है ही? नहीं, मैंने घर में काफ़ी डिस्कशन किया मॉम को। मैं एक्चुअली अगेंस्ट थी, मैं नहीं करवाना चाहती थी, मगर फिर वो मॉम और दी ने मुझे काफ़ी बोला कि डोंट एक्ट इनसेन, ऐसी बातें मत कर, बिकॉज अगर वो कल को बढ़ गया, थर्ड स्टेज में गया एडवांस, सो ऑफकोर्स यू आर लूजिंग योर लाइफ। तो मैंने कहा कि नो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ रिटन इन माई डेस्टिनी, इट्स फाइन देन। बट फिर माई मॉम लाइक शी वॉज नो नथिंग, मतलब ऐसा नहीं करेगी, तुझे करवाना ही ऑपरेशन एट एनी कॉस्ट। तो कहाँ कराया ऑपरेशन? वहीं पे स्पर्श हॉस्पिटल, जुपिटर सॉरी अमृत हॉस्पिटल जो डुम्बीवली में ही है, स्पर्श एंड अमृत, ये दोनों भी डॉक्टर प्रमोद भाईकर का ही है। तो वहीं पे मुझे एडमिट किया। May 3 को मैं एडमिट हुई और May 5 को आई वॉज ऑपरेटेड इन ईयर 2023। तो माई यूटेरस वॉज रिमूव्ड एंड इट वॉज सक्सेसफुल। बट देन यू अंडरस्टैंड कि जब एक यूटेरस रिमूव होता है तो एक अलग ही इंसान को हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं। थोड़ा इंसान इरिटेटेड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उससे पहले जो मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ, उतना टाइम में जो मैंने वो फेज़ पास किया है, दैट आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज मैंने सारा काम सब कुछ डंप कर दिया। मैंने जो भी बिज़नेस कर दिया, मैं कोई क्लाइंट मीटिंग अटेंड नहीं कर रही थी। सारे रिक्रूटर्स को मैंने बोल दिया कि नो, वॉट एवर यू वांट टू डू व्हेन देन डोंट कॉल मी अप। मैंने पूरा मोबाइल डाल दिया था स्विच ऑफ करके। एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि वाई मी, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि वाई मी। तो फिर मेरी मॉम एंड सिस्टर ऑफ कोर्स दे ऑल्सो क्राइड अ लॉट विथ मी, बट दे वर द ओनली पर्सन हु वर इन माई जर्नी एट दैट टाइम। माई हस्बैंड वॉज इन अब्रॉड, ही कांट कम वेरी क्विकली कि चलो इसका ऐसा हो गया तो मैं वहाँ आ जाऊँ। तो प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज विथ मी ऑन वीडियो कॉल। पर कहते हैं ना कि जितना उनसे ज़्यादा तुम्हारा फैमिली सफ़र करता है, बिकॉज एक ब्लड बॉन्डिंग होता है। तो वो एक मैंने देखा उस टाइम में, एंड आई वॉज ऑपरेटेड, आई वेंट थ्रू। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ट्रॉमा रहता है ना, वो आपको बहुत टाइम तक रहता है। अभी भी अगर मैं बोलूँ ना कि अभी मुझे 1 ईयर हुआ है, ये May 5 को 2024 को, बट कभी कभी रात को भी मुझे वो चिल्स आते, नाइटमेयर्स आते हैं कि अरे उस टाइम पे मैं ऐसा जाने का 1 दिन पहले मैं क्या कर, मैं रो रही थी, मैं रेडी नहीं थी, मैंने कैसे मतलब डंप कर दिया था। आई वॉज लिटरली लाइक थ्रोइंग ऑफ माई डायरी। मेरा बिल्डिंग मतलब मेरा बिज़नेस का मैंने उठा के फेंक दिया था, लैपटॉप को भी हटा दिया था पूरा, कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा अभी आई एम गोइंग टू डाई। और मेरे जो अभी ये जो मैंने बुक मतलब मैं बुक लिखी थी उस टाइम पे, तो ये सारे सपने मेरे सपने ही रह जाएंगे। तो बाद में मीन्स हु इज़ गोइंग टू रिमेंबर, बिकॉज हु नम्रता इज़ जस्ट अ कॉमन अ रेगुलर वुमन। I have not done anything great that people will remember me, but I wanted to create something great when I leave this world. मेरे माइंड में वो एक ऑडासिटी था कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि कल को जब मैं जाऊँ मेरे जर्नी से। रीजन फॉर पीपल टू रिमेंबर यू, यस, सम और अदर दे शुड रिमेंबर मी कि हाँ यार ये बहुत बड़ी ऑथर थी। फिर आपने कहा कि इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक एंड अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस
सर्वाइव थ्रू द ऑपरेशन अप टू फिर आपका ट्रीटमेंट जब सक्सेसफुल हुआ तो उसका मतलब क्या होता है कि कैंसर इज़ गॉन, व्हाट डज इट मीन? Cancer was gone. So then when did you fully recover? Like, okay, now you are properly recovered. When did the doctor say कि अब तुम ठीक हो, कुछ भी कर सकती हो? See, I was in pain at the time, of course, for 6-7 months. I was at home, completely on bed rest. मुझे मूवमेंट नहीं करना बिकॉज यूटेरस का था तो आई कांट मूव. तो आई हैव टू सिट एट वन प्लेस. मैं सोने के लिए भी मुझे प्रॉब्लम था, उठ के थोड़ा सा वॉक करने के लिए भी प्रॉब्लम था, खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम था बिकॉज मैं बैठ नहीं पा रही थी. तो एक ऐसा मतलब लाइक जर्नी था उस टाइम पे कि, और आई वॉज ऑन मेडिसिन ऑल्सो. डॉक्टर ने मुझे पेन किलर्स भी दिए थे, बट देन फिर वो पेन किलर्स इतना ज़्यादा मुझे पेन था उस स्टिच का, उस सर्जरी का, कि वो भी काम नहीं आया था. मैं फुल्ली रिकवर हुई 10 months ऑलमोस्ट, जहाँ पे सारा पेन सबसाइड हो गया. Which means just 2-3 months back you started feeling normal. जनवरी आई फील नॉर्मल. तो मेरा जो वो स्ट्रेस लेवल था वो कम हो गया. जो मेरा भी एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल था, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, वो कम होने वो लगा. सब एक हार्मोनल चेंज है. क्योंकि आई जस्ट आज द डॉक्टर, के डॉक्टर मुझे ऐसा गुस्सा क्यों आता है छोटा चीज़ पे, कुछ भी लाइक रैंडम चीज़ अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, यार इसको क्या है, कुछ भी नहीं, सेंस नहीं है, ऑटोमेटिकली. आई वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर. ये पर्सनैलिटी मेरा पूरा चेंज हो गया. कैंसर हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ न्यू मी, बट हाँ, इट मेड मी अंडरस्टैंड कि रियली when I don't used to value myself, I ignore myself in some or the other way. Now I started taking more care of myself. खाना सब टाइम टू टाइम, एवरीथिंग. स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो रहा है जैसा चल रहा है चल लेना, लाइक दैट. सो इसमें जो आपके चेंजेस आए बिहेवियर वाइज, उससे भी आपको बहुत तकलीफ हुई होगी आसपास के लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को. ऑफ कोर्स, उनको बहुत झेलना होगा. आफ्टर ऑल देयर फैमिली. तो वो मेरा टेम्परामेंट लेवल उन्होंने वो देखा है. सच कहो कि अगर कोई सी नॉट एवरीवन इज हैप्पी. बहुत सारे दोस्त छूट गए होंगे. बहुत नहीं, मेरे एक्चुअली गिने चुने ही दोस्त थे, 3 या 4 बोलो. मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और 2-3 जो हाई फाई फ्रेंड्स हैं. तो जो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी वो कॉल पे मेरा वो एरोगेंस या फिर मेरा वो गुस्से को महसूस किया है. बट देन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला बिकॉज दे नो कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ. तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक, आज ये प्लेटफॉर्म मिला तो मेरे फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, कि अपोलोजाइज ऑल्सो कि मेरा काफ़ी टेम्परामेंट लेवल से मैंने हर्ट किया है. पर वो सब कुछ जानबूझ के नहीं था, इंटेंशनली, बिकॉज आई वॉज पासिंग दैट हार्मोनल चेंजेस दैट कम्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट. तो ऑफ कोर्स. एंड सो व्हेन डिड यू नाउ एक रिकवर करने के लिए, जो हम सोचते हैं कि चलो अब ये ट्रॉमा तो चलता रहेगा मेंटली, एज यू सेड कि अभी भी ट्रॉमा का फेज गुजरा नहीं है पूरी तरीके से. नाइटमेयर्स कभी कभी आते हैं सडनली. तो फिर उसको उभरने के लिए आप क्या आपने क्या नियम क्या फॉलो किया, अपनी किताब अपनी कंप्लीट की? यस. तो See, I will tell you, this book Meri Loves actually, this is not only just a book, it is my journey of life that has unleashed my attitude towards life. No matter what kind of, जैसे कि एक बोलते ना उदासी, जिसको हम लोग पैंग ऑफ सैडनेस कहते हैं, मतलब एक लकीर होता है उदासी का. एक ऐसा मिस्टिकल जर्नी, ऐसा मिस्टिक जर्नी की उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में. कोई इसमें से ऐसी पोएम है जो आपके कैंसर फेज के बारे में हो, उसके इर्द गिर्द हो कुछ? हाँ, इसमें ऐसा एक ज़िंदगी का एक पोएम है, ए ज़िंदगी तू साथ है, डरने की क्या बात है. वक्त चाहे जैसे भी हो, हर वक्त तू मेरे साथ है. हालात मेरे काफ़ी अच्छे नहीं थे, ना मेरे अंदर वो बात है, बट फिर भी ज़िंदगी मुझे हर वक्त ये एहसास है कि तू बहुत ख़ास है. That's all. वाह वाह वाह. तो ये ज़िंदगी का आई थिंक ये पोएम का तो एक एनकोर बनता है क्योंकि ये बहुत ही टचिंग पोएम लगी मुझे. लगा कि यस, इट डिस्क्राइब्स योर दैट आई मीन इट डिस्क्राइब्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, जहाँ पे आदमी सोचता है कि सिर्फ ज़िंदा रहना ही सब कुछ. राइट. बिकॉज आजकल क्या हो गया कि हम लोग सोचते कि नहीं, रहने के लिए रहते हैं, मीन्स वी लीव जस्ट टू लीव. बट आई विल से कि लीव टू हैव योर लाइफ ब्यूटीफुल, बिकॉज ज़िंदगी बहुत छोटी है, हंस के जिया करो. इसकी पोएम की फिर से 2 लाइन हो जाए ताकि हम इसको याद कर सकें. ए ज़िंदगी तो मेरे साथ है, डरने की क्या बात है. मैं अब मुझ में ना वो कोई बात है, फिर भी ज़िंदगी तो बहुत ख़ास है.
मेरे को लगता है कि किसी भी कैंसर पीड़ित पर्सन के लिए ये पोएम बहुत अहम है. Of course. I think they'll be very inspired by listening to her poem written in remembrance of the difficult phase. So, Namrata, what are the things you remember कि जो lessons हैं आपने, क्योंकि 1 साल कैंसर झेला है और बहुत रिसेंटली, तो कोई 1-2 बात है जो आप कहना चाहेंगे जिनको अभी कैंसर का ये फेज़ गुज़र रहा हो कि भाई आप सब फैमिली डीलिंग विद कैंसर आज के दिन में अगर कोई डील कर रही है या कोई कैंसर पेशेंट इसको देख रहा है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर दिस वर्ड यही अपने में एक ड्रेडफुल वर्ड है. जब हम लोग कैंसर कोई वर्ड सुनते तो हमारे अंदर पता नहीं उल्टे सीधे पुरानी फिल्मों में तो यही था कि भाई कैंसर है, दैट मींस इट्स ऑल ओवर. राइट. आदमी तो अभी आजकल क्या हो गया है कि मतलब अभी इतना डेवलपमेंट के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि कैंसर जो भी वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दिल का एक आवाज़ निकलती है, यार देखो तो कैंसर है, तो अब तो क्या करेगी या फिर क्या करेगा. तो ये वर्ड ना एक खुद में ऐसा ड्रेडफुल वर्ड है, तो उसको आना डोंट टेक इट कि वो एक बहुत डरावना वर्ड है. कुछ नहीं, कैंसर एक नॉर्मल वर्ड है. समझो कि कैंसर एक न्यू लाइफ है. मतलब आपको ऐसा बता रहा है कि हाँ थोड़ा हिम्मत कर, एक नया ज़िंदगी वेट कर रहा है उसके बाद आपके लिए. द रीज़न ये जो वर्ड है ना, मैं एक्चुअली बुक कंप्लीट भी नहीं कर पाती, मगर कहीं ना कहीं मैं सच कहूँ कि ये जो बीमारी कैंसर है इसने मुझे अब तक ज़िंदा रखा है ये बुक लिखने के लिए. क्योंकि उस फेज़ में जहाँ पर मैं इतना ज़्यादा लाइक मेरे मूड स्विंग्स थे और टोटली लाइक मैं इनसेन ही हो गई थी. मुझे लगा था कि मैं लुनाटिक हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ समथिंग. और फिर ये बुक था कि जो बोला था कि यार ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हम लोग देख नहीं पाते या फिर इमेजिन नहीं कर पाते. जैसे कि फैमिली के साथ छोटे छोटे मोमेंट स्पेंड करना, उनके साथ आपके फ्रेंड्स है, आप थोड़ा बाहर जाते तो आपको तो यार क्या आज का कितना अच्छा सीनरी, कितना ब्यूटीफुल. हम लोग ऑफिस में बैठते AC में, वी नेवर पीप आउट ऑन द विंडो कि हाँ उसके बाहर भी कितना अच्छा क्लाइमेट है. मतलब एक्चुअली गॉड ने कितना ज़िंदगी और मौत के बीच जो बीच का एक जर्नी है. हाँ. ज़िंदगी और मौत, सी वी नो कि जिसने अभी लीव है, मतलब जो अलाइव है, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है. बट मरना है सोच के हम लोग अगर पहले ही मर जाए और ज़िंदगी ना जिए तो मैं ख्याल से कैंसर वही है. तो ये आपने जैसे एहसास दिलाया कि भाई ज़िंदगी और मौत के बीच में जब अटक जाते हैं तो आपको सडनली दुनिया की जो खूबसूरती, एक्चुअली वो एक जर्नी है. हाँ. तो वो कहते हैं ना कि लाइफ आफ्टर कैंसर, तो लाइफ आफ्टर कैंसर तब शुरू होता है जब आप उस बीच में अटकते हो और आपको लगता है कि मैं अगर यहाँ पे जाऊँगी तो शायद यहाँ पे नया ज़िंदगी है, यहाँ पे जाऊँगी तो शायद वो ज़िंदगी मुझे ना मिले. तो वो चॉइस आपकी मतलब है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपके माइंड को, आपके हार्ट को आपको क्या समझाना है, पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना. तो मैं करीब 4 आपके बातों से आपसे मिलके मुझे भी 4 करीबी रिश्तेदारों का एक्सपीरियंस याद आ रहा है. 2 उसको रिकवर नहीं कर पाए एंड दे पास्ड अवे, एंड 2 अच्छी तरह रिकवर कर पाए. एक को तो कहा गया था कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, तभी भी रिकवर किए, अच्छा है. आज 15 साल हो गए. तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि कैंसर जो है एक तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Yes. कि भाई कैसे सही जगह पे ट्रीटमेंट लें, सोच समझ के जहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके. और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है जो सर्वाइव भी कर जाते हैं Yes. उनके ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होती होगी जो शायद हम समझते नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी पूरी बदल चुकी होती है. Right. सडनली योर लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. You can't Totally do the different. things. You can't do the things which you took for granted. Of course. है ना, ये नहीं खा सकते. खाना शायद परहेज शायद कम होता है लेकिन बाकी चीज़ें तकलीफ नहीं, मुझे परहेज था. डॉक्टर ने मुझे ऑयली नहीं खाने को बोला था, स्पाइसी नहीं खाना था. ऑपरेशन के बाद मुझे ज़्यादा कि मैं लिक्विड पे ही थी. तो आप ये कह रहे हैं कि ये कैंसर के बारे में कि आपके केस में ये कहा गया कि आपको कैंसर इसलिए हुआ है शायद क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती रही. बहुत ज़्यादा. तो ये स्ट्रेस जो है ये कहाँ से आया होगा डॉक्टर लोगों ने, या उस समय क्या सोचा गया फाइनली कि हाँ कि ये स्ट्रेस यहाँ से आया, अगर ये कहते तो स्ट्रेस नहीं होता. जैसे हमें नॉर्मल मेंटली वी आर अंडर स्ट्रेस, बट अगर सपोज हम घूमते फिरते हैं, दोस्तों से के साथ बात करते हैं, थोड़ा टीवी फिल्म देख लेते हैं या योगा कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, तो एक तरीके से एक टू डू लिस्ट है कि आप स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए करो. राइट. तो क्या ये ऐसी बात सामने आई? वॉट आप जो बोले तरुण, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेस. डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं
उसमें भी कैटेगरीज है, जैसे कि एक फिजिकल स्ट्रेस, जो अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, थोड़ा योगा कर लिया, आसन कर लिया, दैट इज़ नीडेड एंड दैट इज़ नॉट नॉन एज स्ट्रेस। उसको कहते हैं वर्कआउट, क्योंकि वो कि आपके बॉडी को वो ज़रूरत है, वो फिजिकल है। थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस डालोगे, आप ट्रेडमिल पे कर रहे हो, थोड़ा आपको स्वेटिंग आया, आपका वेट कहीं ना कहीं आपका फैट लूज़ हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है, उससे आपका बॉडी को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मेरे केस में जो था वो मेंटल स्ट्रेस था। और ऑल्सो इट मस्ट बी जैसे लॉस ऑफ हेयर एंड ऑल, नाउ दैट यू हैव कम बैक विद, it's very difficult to watch you getting like this because when you are having a very good personality. तो अब ये बताइए कि फ्रॉम ब्यूटी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डिड यू गेट बैक द सच ब्यूटीफुल हेयर अगेन? That is all because नेचुरली या कुछ तो नहीं, not at all. To be very fine honest, मैं खुद बोल रही हूँ, आज मैं अगर मैं आई हूँ तो सिर्फ कॉम्पैक्ट और सनस्क्रीन लगा कर ही आई हूँ। मैंने और कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया, एंड मैंने ज़्यादा भी अगर बाहर जाती थी एज ओवर द मंथ्स आपने अच्छी टेक केयर की होगी ना अपने लिए? नहीं, मैंने अपने अच्छी टेक केयर की है, दैट्स ट्रू, मगर इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है। इसमें मेरे जैसे कि मॉम, मैंने कहा सिस्टर, मैं घर पे थी, मेरा बिज़नेस क्या रोल है, मैं एक HR हूँ, ह्यूमन रिसोर्स, तो मेरा खुद का एक रिक्रूटमेंट फर्म है, तो मुझे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स को, बंदे को, सबको लगाना होता है, प्लेस करना होता है जॉब में, और अगर वो प्लेस होते हैं तो एक अलग स्ट्रेस होता है कि भाई पेमेंट अब तक नहीं आया, कि नहीं लास्ट करेगा तो पेमेंट आएगा कि नहीं। चलो लास्ट भी कर लिया बंदा, फॉर 30 डेज भी रह लिया, रिटेन कर लिया, 45 डेज रिटेन कर लिया, व्हाट अबाउट माई पेमेंट? 45 डेज हो गया, अब तक नहीं आया। क्लाइंट ने एग्रीमेंट तो सेंड किया, बट विल ही गोइंग टू गिव मी द पेमेंट और नॉट? इन माई केस हाउ शुड आई रिकवर इट? लॉयर, कंप्लायंस, लीगल, ये सारा दिमाग में वो ऑटोमेटिकली पॉप आउट होता है, तो वो बोलते हैं ना, ऑटोमेटेड मैसेजेस माइंड में पॉप अप होने लग जाते हैं। तो वैसा करते करते ना मेरे को हमेशा लाइक मुझे लगता है कि इस बात से ये कड़ी भी होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी है HR कंसल्टेंट्स को, वेंडर्स को हायर करती है, तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल दे शुड एश्योर देयर वेंडर्स दैट देयर पेमेंट्स विल बी डन, ताकि स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू, मतलब अगर मुझे कभी मौका मिले तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, देखिए ये बात ज़रूर है कि कॉर्पोरेट जो बड़ी उद्योग बड़ी कंपनियां हैं, एक टाइम पे इनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन थी कि अगर ये आपको काम दे रहे हैं तो आपकी लाइफ सेट है, यू कैन मेक मनी, बट नाउ डेज कॉर्पोरेट कंपनीज हैव जस्ट लॉस्ट ट्रैक, दे हैव लॉस्ट एनी सेंस ऑफ एथिक्स, एंड लोग उनको एक मशीन मानते हैं जो ऐसा कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब मजबूरन काम कर रहे हो वैसा एक। तो आई थिंक दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कंपनियों को हम कहें कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो वेंडर्स लोगों का। आई कैन रिक्वेस्ट ओनली वन थिंग, लाइक कि प्लीज डोंट कंसिडर एम्प्लॉयज एज द स्लेव्स और एज योर एसेट्स, sorry, as your liabilities, assets, anything. Just consider them that they are human beings. They are there to work, to earn their livelihood, to fulfill their dreams. So थोड़ा उनका आप रेस्पेक्ट करो, उनको ट्रीट करो एज अ ह्यूमन। मैं इतना ही कहूँगी बिकॉज उनको कहते हैं कि अगर बंदा 9 to 7 कर रहा है तो चलो इस पर हम लोग कुछ भी डाल दें, प्रेशर डाल दें, तो कहना कि वो प्रेशर उनके हेल्थ पे, उनके मेंटल पे इम्पैक्ट करता है, और ऐसा इम्पैक्ट करता है कि जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज वो इम्पैक्ट काफी ड्रेडफुल होता है। आई थिंक वेंडर्स की, क्योंकि आप HR कंसल्टिंग फर्म इंडिपेंडेंट चलाते हो, तो एम्प्लॉय लोग के तो दे आर ऑब्लिगेटेड, but if you are working with them as contracts, through contracts or through a vendor, तो they can always shirk the responsibility कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो वो आई थिंक ये भी एक जो है इट्स अ बिग इशू। तो और नम्रता, क्यों ना हम 1-2 पोएम और आपकी सुने? आपकी पोइट्री बुक आपके हाथ में है, मैं जो पोएम बोलूँगी वो इस बुक में नहीं रहेगा, बिकॉज मैं अभी लेटेस्ट एक और पोएम का बुक लिख रही हूँ। आप मंच पे भी सुनाती हैं आजकल? यस, हमने, और मेरा एक न्यू बुक मार्केट में है, स्मॉल लिविंग स्टोरीज। ये बुक के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगी। ये बुक नॉर्मल लिविंग स्टोरीज ही है, अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज जो हम लोग डे टू डे ज़िंदगी में गुजरते, जैसे कि अभी लेटेस्टली डोंबिवली में एक ब्लास्ट केस हुआ है, सब लोग ने सुना है, केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है, एम्बर केमिकल्स। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों का मतलब आई थिंक बहुत सुनने में आया कि 20-25 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो ये सडन मोमेंट था, उस दिन मैं एक्चुअली मीटिंग के लिए बाहर थी, टू वेरी फैन ऑनेस्ट, और एक आवाज़ आई धड़ाम से, तो मुझे इमीडिएटली मॉम का कॉल आया कि तूने आवाज़ सुना? मैं वो नहीं मामा, मैं एक्चुअली कैब में हूँ, एक कहीं पे ब्लास्ट हुआ है।
तो लकीली मैं MIDC एरिया में अभी क्रॉस करके ही आगे आई थी मेरे घर पे। तो इसके बारे में अपनी किताब में ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूँगी। तो ये एक लिविंग स्टोरीज़ है कि लाइफ आजकल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। वो ऐसा हो गया कि अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ मगर पता नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट में कब क्या हो जाए। तो जैसे एक छोटा सा मैंने 2-3 ऐप्स भी लिखे। ऐप यानी 2-3 स्लोगन्स बोल सकते हो। हंस के या खुल के ज़िंदगी जिया करो, क्योंकि इसकी ज़िंदगानी बहुत कम है। और सवेरे की चुस्कियों बड़े मज़े से लिया करो चाय के साथ। और मैंने एक्चुअली ज़िंदगी को या ज़िंदगी के चेहरे को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए मैं आजकल दूर से ही उसका मुआयना करती हूँ। मैंने ज़िंदगी के चेहरे को काफ़ी करीब से देखा है, इसीलिए मैं दूर से ही उसके मुआयना करती हूँ। अब क्या आप मंच पे पोइट्री सुनाती हैं? क्या अगर आपको कोई मंच पे बुलाना चाहे पोइट्री सुनाने के लिए तो क्या आपको बुला सकते हैं? श्योर, मैं एक मोटिवेशनल पोएम बोलना चाहूँगी, सिर्फ कैंसर के लिए ऐसा नहीं, सबके लिए। क्या हुआ ऐसा कि कुछ खो गया, क्या हुआ ऐसा कि कुछ खो गया, सपने तो थे मेरे अंदर कहीं सो गया, फिर से तू उन सपनों को जगा, मायने तेरे फिर से कुछ करके दिखा, सिमट कर रहना अब छोड़ दे, सिमट कर रहना अब छोड़ दे, हर जो जकड़े वो बंधन तोड़ दे, सिमट कर रहना अब छोड़ दे, हर जो बंधन जकड़े उसे तोड़ दे, फिर से तू अपने विश्वास जगा, फिर से तू अपने विश्वास जगा, फिर से अपने टूटे बिखरे सपने जोड़ दे। दूसरा बोल सकते हो कि ये पोएम बहुत छोटी सी थी। दूसरा एक ऐसा है कि कुछ नहीं रहा अब खोने के लिए, कुछ नहीं रहा अब खोने के लिए, डर किस बात का है, गुज़रे पुराने जज्बात का है, अश्के कजरारे अश्के नहीं अब रोने के लिए। और है सोच के उस दीवार को लांघ, फिर से अपने हौसले को बांध, सोच के उस दीवार को लांघ, फिर से तो अपने हौसले को बांध, मंजिल पर अपनी नज़र रख, मंजिल पर अपनी नज़र रख, उसे हासिल कर वो खुशी को चख,